सुबह सवेरे रोहन नाश्ता कर रहा था और उसकी प्लेट में सूखी रोटी और अचार परोसते हुए उसकी पत्नी कविता के हाथ कांप रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति जरा भी अच्छी नहीं थी, लेकिन कविता भी कमर कसकर तैयार थी। वह ना तो पति से कोई शिकायत करती थी और ना ही किसी बात पर रोना रोती थी। वह मजबूती से हर मुश्किल परिस्थिति में उसके साथ खड़ी थी। लेकिन उसे यह भी अच्छे से पता था कि रोहन को खाने पीने का कितना शौक है, मगर आजकल उन लोगों के पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वे लोग महंगी सब्जियां खरीद सके। इसलिए अचार या चटनी से ही काम चल रहा था। बेटे को तो उसने अचार के तेल से ही 2 पराठे सेक कर टिफिन में दे दिया था, लेकिन उसे फिर भी संतुष्टि नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि घर में सबका भोजन बढ़िया होना चाहिए। मगर परिस्थिति ही ऐसी थी कि वह कुछ कर नहीं सकती थी। आलू की टोकरी में भी 2 आलू ही बचे हुए थे, तो उसने सोचा था कि दोपहर में दाल चावल और आलू की रसेदार सब्जी बना लूंगी। अब आलू भी इतना कम था कि उसमें पानी ही पानी ज्यादा होता था। इन सब बातों को दिमाग से हटाकर वह धीरे से बोली, रोहन, पड़ोस वाली भाभी कह रही थी कि उनका एक ब्लाउज सिलना है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास सिलाई मशीन है ही, क्यों ना मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं। खाते खाते अचानक से रोहन के हाथ रुक गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से सिर झुकाए हुए बोला, जब तक हमारी परिस्थितियों में सुधार नहीं हो जाता है, तब तक तुम मेरी मदद कर सकती हो। लेकिन देखना, एक दिन तुम्हारे साथ और विश्वास के बल पर मैं अच्छे दिन जरूर लाऊंगा। कहते कहते उसकी आवाज रुंध गई, तो कविता ने उसे गले से लपेट लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कविता और रोहन दोनों ही झटके से अलग हुए। रोहन अपने आंसू पोंछने लगा और कविता अपने मन को संभालकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। तब तक बाहर से कोई लगातार घंटी पर घंटी बजाए जा रहा था। कविता ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी ननद नेहा को देखकर स्तब्ध रह गई। नेहा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, भाभी, पापा का स्वर्गवास क्या हुआ? आप लोग तो मुझे मायके बुलाते ही नहीं हैं। इतना कहकर वह दंदनाते हुए घर के भीतर आ गई। घर की स्थिति उससे भी छिपी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी वह नाक मुंह बना रही थी। कविता को अच्छे से पता था कि वह मायके में अपनी आवभगत करवाने के लिए ही आती है। जब घर की स्थिति अच्छी थी तो ननद के आने पर वह तरह तरह के पकवान बनाती थी, बाजार से फल और मिठाइयाँ मंगवाती थी, ननद को और उसके बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाती थी। लेकिन फिलहाल तो उनकी दाल रोटी पर ही संकट था, तो वह ननद को बुलाकर उसके सेवा सत्कार कैसे कर पाती। इसलिए उसने ननद को फिलहाल बुलाना छोड़ रखा था। नेहा जाकर सीधे डाइनिंग टेबल के बगल वाले सोफे पर बैठ गई। उसने आते ही देख लिया था कि उसका भाई अचार रोटी खा रहा है। फिर भी उसने इस बात को नजरअंदाज किया और बोली, भाभी, चाय तो पिला दो। अब घर में दूध तो था ही नहीं। कविता धीरे से बोली, दीदी, दूध नहीं है, मैं आपके लिए ब्लैक टी बना दूं क्या? तब वह झुंझला उठी और कहने लगी, नहीं, अच्छा चलो, कम से कम पानी तो पिला दो। जब वह वहां से चली गई तो नेहा रोहन की ओर देखते हुए बोली, भैया, तुम्हें पता है ना, अगले सप्ताह मेरा बर्थडे आने वाला है। पिछली बार तुम मेरे बर्थडे पर मेरे ससुराल आए थे तो बस 501 रुपए देकर चले गए थे। वहां पर मेरा कितना मजाक बना था। मैं तो अपमान के घूंट पीकर रह गई थी। तब तुमने वादा किया था कि अगले साल बर्थडे पर तुम कोई महंगा उपहार लेकर जरूर आओगे। तो वही तुम्हें याद दिलाने के लिए आई हूँ कि इस बार अच्छा गिफ्ट होना ही चाहिए। मेरी देवरानी के भाई तो उसके लिए स्कूटी गिफ्ट कर रहे हैं। तुम मुझे क्या दोगे? रोहन हक्का बक्का सा रह गया। वह कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मेरा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा, तब मैं अगली बार तेरे लिए महंगा उपहार लेकर आऊंगा। लेकिन बिजनेस तो पूरी तरह से बंद हो गया और अब मैं खुद ही नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। तू तो मेरी स्थिति अच्छे से जानती है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? बोलते बोलते उसका गला भारी हो उठा और वह सोचने लगा कि बचपन में हम कितने प्यार से जन्मदिन मनाते थे। न रुपए पैसे की चिंता होती थी और न कोई क्या बोलेगा यह सोचते थे। बस उत्साह और खुशी से त्योहार मना लेते थे। पापा 20 रुपया भी निकाल कर देते थे तो लगता था जैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं हूँ और मैं अपनी बहन के लिए दुनिया की हर खुशी खरीद सकता हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके गालों को भिगोने लगे। तब नेहा थोड़ी गंभीर आवाज में बोली कि मुझे पता है कि घर की स्थिति क्या है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताने आई हूँ।
रोहन अपने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर प्रसन्न भरी नजरों से देखने लगा। उसे लगा कि बहन ने शायद उसके लिए कोई नौकरी ढूंढी होगी। तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण से जाग उठी और वह कहने लगा, क्या उपाय है छोटी? तो वह तपाक से बोली, भैया, तुम भाभी का सोने का हार बेचकर मेरे लिए बर्थडे का महंगा उपहार लेकर आना। रोहन हैरानी से बोला, यह तू क्या बोल रही है? वह कहने लगी, हाँ, और जब तुम्हारा काम ठीक से चलने लगे तो भाभी को दूसरा हार दिलवा देना। मेरा उपहार इंतजार नहीं कर सकता भैया। भाभी का हार तो उन्हें फिर कभी मिल जाएगा। रोहन की आंखें गुस्से से उबलने लगी और वह कहने लगा कि पहले ही अपने बिजनेस में मैं इसके सारे गहने डुबा चुका हूँ। अब केवल एक हार ही बचा है। मैं तो सोच रहा था कि वह हार बेचकर एफडी करवा दूं और जो ब्याज आएगा उससे कम बच्चों के स्कूल की फीस का इंतजाम हो जाएगा और रुपए भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी नजर उस हार पर है। मेरे पास फिलहाल बर्थडे के उपहार में तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो शायद अब मैं तुम्हारा भाई कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बोलते हुए उसका सर झुक गया। तो नेहा गुस्से में कहने लगी कि आपको केवल अपने बच्चों की परवाह है, मेरी परवाह नहीं है कि ससुराल में लोग क्या बोलेंगे। उधर पानी लेकर आ रही कविता भी रसोई के दरवाजे पर स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी कि ननद ऐसी बातें कर रही है। अब रोहन गुस्से से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या? कब से ससुराल ससुराल लगा रखा है? तुम्हारी शादी के समय मम्मी पापा ने कितना खर्च किया, कितना सामान दिया तुम्हें, फिर भी तुम्हारे ससुराल वालों का मन नहीं भरता। दिखावा तुम्हें किसके लिए करना है? तुम्हें तो ऐसे समय में भाई का साथ देना चाहिए और तुम मुझे ही सुनाने में लगी। मदद करना तो दूर, तुम हमारे आखिरी सहारे को भी छीनने की कोशिश कर रही हो। तब नेहा भी गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, चिल्ला किस पर रहे हो? अगर मम्मी पापा इस दुनिया में होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत ना होती। रोहन रोते हुए बोला, मम्मी पापा होते तो देखते कि उनकी बेटी कितनी लालची है। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। नेहा गुस्से से फुफुकारते हुए बोली, अगर बहन कहते हुए शर्म आ रही है तो मेरे बर्थडे पर भी मत आना। रोहन दुखी मन से बोला, इतना सब होने के बाद मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा। इतना कहकर उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और चुपचाप अपना बैग उठाकर काम की तलाश में घर से बाहर निकल गया। तो नेहा भी अपनी भाभी की ओर जलती हुई नजरों से देखकर अपना पर्स उठाकर बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। आज उसने अपने जीवन के दो अनमोल रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इसके साथ ही उसने अपना मायका भी हमेशा के लिए खत्म कर लिया था। फिलहाल तो गुस्से में वह अपने ससुराल चली गई। बर्थडे पर जब रोहन उसके घर नहीं आया तो उसकी सास पूछने लगी कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया। तब वह तरह तरह के बहाने बनाने लगी, लेकिन सास के सामने वह यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उपहार के लिए उसने अपने भाई से झगड़ा किया है। अब तो वह मायके जाने के लायक भी नहीं रह गई थी। जब वह काफी लंबे समय से मायके नहीं गई तो उसकी सास और देवरानी उससे बार बार यह सवाल करती थी कि अब तुम मायके क्यों नहीं जाती हो? तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना? लेकिन वह उन लोगों को क्या जवाब देती? अब समय बीतने के साथ जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, तब उसे सारी बातें दोबारा सोचने के बाद यही एहसास होता था कि गलती मेरी ही थी। मैंने ही उपहार के लालच में रिश्तों को तिलांजलि दे दी और अब मुझसे दोबारा इतनी हिम्मत नहीं कि मैं भैया भाभी के पास जाकर माफी मांग सकूं। इधर 4 महीने के बाद ही रोहन को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई थी और उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। इस बीच कविता ने जो सिलाई का काम शुरू किया था, उसने वह काम बंद नहीं किया क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ गया था कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और ऐसे में अच्छे समय में जोड़े गए रुपए ही बुरे वक्त में काम आते हैं। दोस्तों, कभी कभी कोई कोई इंसान अपने स्वार्थ में इतना डूब जाते हैं कि अपनों की तकलीफें दिखाई ही नहीं देती। नेहा ने उपहार की चाह में भाई के हालातों को नजरअंदाज कर दिया, पर जब रिश्तों की गर्माहट खो जाती है तो कोई भी गिफ्ट उस खालीपन को भर नहीं सकता। रिश्ते दौलत से नहीं, समझ और सम्मान से टिकते हैं। इसलिए जब तक समय रहे तब तक अपनों की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना पछतावे के आंसू रिश्तों को नहीं लौटा सकते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।